बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा अरबी ज़ुबान का सफ़र है ऑलमोस्ट इट इज़ रीचिंग टू द कंक्लूजन। हमने शुरू किया था बेसिक अरबी ग्रामर से, देन वी स्टडीड कुरान तर्जुमा कोर्स, देन वी स्टडीड सर्फ कोर्स और अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टेप का ये सेकंड लास्ट, उस अरबी सीखने सफर का ये सेकंड लास्ट स्टेप है जो कि एडवांस अरबिक ग्रामर है इंशाल्लाह ताला। जितने भी लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं ग्रामर से रिलेटेड हो या कुछ सर्फ से रिलेटेड भी टॉपिक जो रह गए हैं जो इससे पहले हम नहीं पढ़ सके वो इंशाल्लाह ताला हम इस कोर्स के दौरान कवर करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये जितने भी कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं वो इस तरीकेकार से डिजाइन किए गए हैं कि अगर आप उसको इंडिविजुअल कोर्स को भी टेक ऑन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप इसको एज अ सीरीज पढ़ना चाहें, जैसे कि आप में से बहुत से साथी एज अ सीरीज इसको पढ़ें, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी वो कोर्सेज जो है वो बेनिफिशियल है। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि आज से इंशाल्लाह ताला हम जो कोर्स शुरू कर रहे हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो और इससे हमारी अरबी जुबान की इस्तिताअत और कुरान फहमी इससे हमारी इंशाल्लाह ताला और बेहतर हो जाए। ओके जी, कुछ टर्मिनोलॉजीज आई एम श्योर ये आप लोगों को ऑलरेडी टर्मिनोलॉजीज आती हैं क्योंकि हम बेसिक ग्रामर और सर्फ का कोर्स कर चुके हैं। हमें हरकत का पता है, हमें सीगा, माजी, जमाना, फाइल, मफूल, हाजिर, मुतकल्लिम, गायब, इन तमाम टर्मिनोलॉजीज का पता है। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह ताला। जस्ट गो थ्रू वंस इन टर्मिनोलॉजीज को तो ये आपको दोबारा जो है रिफ्रेश भी हो जाएंगी। अरबी ग्रामर के बेसिक हिस्से दो हैं, एक नहव और एक सर्फ। अच्छा, इससे पहले एक चीज नोट कर लीजिए, ग्रामर जो है इसके दो बड़े मदरसे या स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक को हम कहते हैं कूफी और एक को हम कहते हैं बसरी। एक बसरा में जो अहले इल्म थे उन्होंने ग्रामर के ऊपर बहुत काम किया, नहव और सर्फ पे बहुत काम किया, और दूसरा कूफा के जो उलमा थे उन्होंने ग्रामर के ऊपर बहुत काम किया था। अच्छा, इसी वजह से आपको जो ग्रामर की मुख्तलिफ किताबों में यानी नहव और सर्फ की किताबों में टर्मिनोलॉजीज के अंदर इख्तलाफ नजर आता है। वो इसी वजह से नजर आता है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज कूफा वालों की राइज है और कुछ टर्मिनोलॉजीज बसरा वालों की राइज है। तो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि कौन सी टर्मिनोलॉजी कूफा की है और कौन सी टर्मिनोलॉजी बसरा वालों की है। इन एनी केस सिर्फ टर्मिनोलॉजी का फर्क है, कॉन्सेप्ट ऑल द मोस्ट एक ही जैसा है। तो नहव बेसिकली वो सब्जेक्ट है जिसमें हमें अल्फाज की आखिरी हरकत का पता चलता है, और सर्फ वो है जिससे हमें अल्फाज बनाने का पता चलता है। अगर आपको याद हो, जब हमने बेसिक ग्रामर पढ़ना शुरू की थी तो सबसे पहले हमने अल्फाबेट्स पढ़े थे, हरूफ तहज्जी। और को क्लास के अंदर मैंने कुछ दिन पहले एक सवाल फ्लोट किया था कि क्या आपके ख्याल में अरबी जुबान में ये जो 28 अल्फाबेट्स हैं इसके अलावा भी कोई चीज हो सकती है? हमने सिर्फ 28 अल्फाबेट्स याद कर ली। तो याद करने का तरीका हमने ये रखा था कि 4 अल्फाबेट्स एक कॉलम में आते हैं और 7 टोटल कॉलम है, तो 4 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो ये 28 आपके अल्फाबेट्स हो जाते हैं। अरबों की खूबसूरती ये थी कि अरब ने अपनी जुबान के अंदर एक कमाल महारत हासिल की थी। दे नेवर राइट देयर लैंग्वेज या उसके रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने नहीं लिखे। उन्होंने कभी भी कोई बैठ के किसी साइंटिफिक या मैथमेटिकल तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बनाए, लेकिन इवन देन उनकी जुबान प्योरली समाई जुबान थी, सुनने के ऊपर मौकूफ थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी जुबान के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो इंतहाई साइंटिफिक और मैथमेटिकल है। ये जो हरूफ तहज्जी आपके सामने, ये उसकी एक मिसाल है। टोटल हरूफ तहज्जी कितने हैं अरबी जुबान के? 28 28 या 29। 29। ओके, 28 या 29। 29, हाँ 28 या 29। ओके, चले हम 29 वाले को फिलहाल छोड़ देते हैं कि क्योंकि वो डिस्प्यूटेड है कि उसको अलग काउंट किया जाए या सेपरेट काउंट किया जाए। हम 28 के ऊपर फोकस करते हैं जिसके ऊपर इत्तेफाक है कि 28 तो है ही है। इस 28 को अगर आप गौर से देखेंगे, आज एक एक नई नजर से इन 28 को देखिए, आपको बड़ी क्लियर कट कुछ जो है ना इसके अंदर मजीद कैटेगरीज नजर आएंगी। सबसे पहली कैटेगरी देखें
कि कुछ हरूफ में नुक्ते हैं और कुछ हरूफ में नुक्ते नहीं हैं। ओके, फिर कुछ हरूफ में नुक्ते हर्फ के ऊपर हैं, कुछ हरूफ में नुक्ते हर्फ के नीचे होते हैं और कुछ हरूफ में नुक्ते हर्फ के बीच में होते हैं। इन अगर हम सिर्फ नुक्तों के हिसाब से देखें तो एग्जैक्ट 28 अल्फाबेट्स जो हैं आप उसको फर्दर 14 में डिवाइड कर सकते हैं। नुक्तों वाले अल्फाबेट्स जिनको अरबी जुबान में मुअज्जमा कहते हैं ये 14 हैं, और बगैर नुक्ते के अल्फाबेट्स जो हैं इनको मुहमिला कहते हैं अरबी जुबान में, और ये भी 14 हैं। अब ये तो एक सिंपल थ्योरेटिकल डिस्कशन है कि जी ये 14 नुक्तों वाले हैं, 14 बगैर नुक्तों के। असल बात क्या है जो की है, और ये कुरान फहमी में ये भी ये की आपने अपने साइड नोट्स में बोल्ड करके लिख लेना है। अरबों के यहाँ नुक्ते वाले हरूफ को कमजोर हर्फ माना जाता है। अगेन आई रिपीट, नुक्ते वाले हरूफ को अरब कमजोर हर्फ मानते थे और बगैर नुक्ते वाले हर्फ को अरब एक पावरफुल या एक स्ट्रॉन्ग हर्फ मानते थे। यही वजह है कि अगर अब आप उठा के देखें जो टर्मिनोलॉजीज कुरान मजीद में इस्तेमाल हुई हैं, अल्लाह लफ्ज़ जलाला ले लें, मोहम्मद, अहमद, आपको किसी भी लफ्ज में नुक्ता नजर नहीं आएगा जो कि क्रक्स वाले हैं। और इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे इंशाल्लाह ताला कुरान मजीद में बलागा के कोर्स में हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे, हम सूरतुल बकरा का आगाज करेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि देयर आर स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज जहां पे नुक्तों के बगैर हरूफ पे इस्तेमाल में, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जहां पे नुक्तों के साथ हरूफ पे इस्तेमाल में, उनकी क्या फिर वहां पे खुसूसियत आती है वो वहां पे जाके हम पढ़ेंगे। फिल वक्त आपने नोट कर लेना है कि नुक्तों वाले हरूफ जो होते हैं वो कमजोर अरब उसको कंसिडर करता था और बगैर नुक्तों के हरूफ को पावरफुल कंसिडर करता था। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, हमने कहा कि हमजा जो है ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ इसको अलग हर्फ मानते हैं और कुछ कहते हैं नहीं ये इट इज पार्ट ऑफ दी, वो अलिफ ही है, बेसिकली उस पर हरकत डाल दे तो हमजा बन जाता है। चलें, अगर हम हमजा को भी मान लेते हैं कि वो भी एक हमारा अल्फाबेट है, तो हमारे हरूफ की तादाद 29 हो जाती है। उस सूरत में हमजा जो है इट इज यानी विदाउट नुक्ता, हमजा के ऊपर नुक्ता कोई नहीं है। लेकिन वेर एज जो या है, जब या किसी भी हर्फ के बीच में लिखी जाती है तो हमें नुक्ते डालने पड़ते हैं, 2 नुक्ते डालने पड़ते हैं। तो अगर हम इस तरीके से बैलेंस करके देखेंगे तब भी हमारा बैलेंस जो है वो पूरा रहता है, यानी हमें नुक्तों वाले और बगैर नुक्तों वाले हरूफ एक ही जैसे उसकी कैलकुलेशन नजर आती है। इसी तरीके से जब अल्फाबेट्स को मजीद तकसीम किया जाता है तो हम देखते हैं कि कुछ अल्फाबेट्स को अरब कहते थे कि ये उनकी सेहत के एतबार से उनकी डिवीजन है, कुछ अल्फाबेट्स की डिवीजन अलिफ लाम के एतबार से, कुछ अल्फाबेट्स को वो मुख्तलिफ नाम देते थे जिसको वो तजवीद के कायदों में मुख्तलिफ नाम पढ़ते हैं, हरूफ लीन पढ़ते हैं, हरूफ मद्दा पढ़ते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। उसमें से अगर हम देखें जो सही अल्फाबेट्स हैं, यानी जो कि अलील नहीं है, बीमार नहीं है, उसकी तादाद 25 है, ये हम सर्फ के कोर्स में पढ़ चुके हैं। और जो अलील हैं, इल्लत वाले हैं, वो 3 अल्फाबेट्स हैं, वाव, अलिफ और या, ये हमारे अलील अल्फाबेट्स कहलाते हैं। और यही हमारे हरूफ मद्दा भी कहलाते हैं। मद्दा का मतलब होता है कि वो लफ्ज जिसको थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं, थोड़ा सा लंबा करते हैं नॉर्मल से। और ये होता है क्यों है, बेसिकली वाव पेश के बराबर होता है, या जेर के बराबर होता है, कसरा के बराबर होता है, और अलिफ जो है वो फतहा या जबर के बराबर होता है। एक और डिवीजन की जाती है अलिफ लाम के एतबार से। अलिफ लाम का क्या मतलब है, ये हम बेसिक ग्रामर में पढ़ चुके हैं कि कुछ हरूफ होते हैं। अच्छा, ये अगेन देखिए 28 टोटल अल्फाबेट्स हैं। 28 अल्फाबेट्स में से 14 अल्फाबेट्स जो हैं वो शमसी कहलाते हैं, यानी जब आप उसको प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो अलिफ लाम आप नहीं बोलते, अलिफ लाम साइलेंट हो जाता है। और 14 अल्फाबेट्स हैं जब वो किसी लफ्ज के शुरू में आते हैं अलिफ लाम के बाद, तो उनको प्रोनाउंस किया जाता है, वो साइलेंट नहीं रहते, वो अपनी साउंड देते हैं, उनको हम कमरी कहते हैं। और इसके लिए हम अशम्स और अल कमर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अशम्स, अल कमर। शम्स का मतलब है कि ये लफ्ज की सिर्फ इसलिए बने, इट डज नॉट मीन कि सूरज और चांद, इट जस्ट मीन कि आपको याद रहे कि अशम्स में चूंकि अलिफ लाम साइलेंट हो गया, इस वजह से इनको शमसी हरूफ कहा जाता है, और अल कमर में चूंकि अलिफ लाम आवाज दे रहा है तो इसलिए इसको कमरी हरूफ कहा जाता है। और इसको याद करने के लिए एक कैच वर्ड है, हक का खौफ,
अजब गम है। दिस इज अ सेंटेंस, अगर आप ये याद कर लेंगे तो हक का खौफ अजब गम है कि तमाम अल्फाबेट्स जो है वो कमरी हैं, और इसके अलावा जितने अल्फाबेट्स आएंगे वो तमाम के तमाम शमसी हैं। क्यों हम कहते हैं ये हरूफे कमरिया भी कहलाते हैं? क्योंकि अलिफ लाम हमारा पढ़ने में आता है अल कामर, अल कामर, अलिफ लाम हम साउंड करें, और अलिफ लाम हमारा जिसमें साइलेंट हो जाए अशम्स, तो ये हमारा पढ़ने में नहीं आता, लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता। इनको हरूफे शमसिया भी कहा जाता है। कमरी हरूफ, शमसी हरूफ या हरूफे कमरिया, हरूफे शमरिया कहा जाता है। ये इसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है, और जुमला हक का खौफ अजब गम है ये आपको मदद करेगा शमसी और कमरी हरूफ की डिवीजन में। इट इज मोर ऑफ अ तजवीद कायदा, ग्रामर के साथ इसका कोई खास ताल्लुक नहीं है, तजवीद में ये ज्यादा मौसर है। ओके जी, यहां तक तो हम आगे थे अल्फाबेट्स के ऊपर। अब आगे देखिए एक बहुत ही एस्टोनिशिंग बात। कुरान मजीद में तकरीबन 29 सूरतों में हरूफ मुकत्तआत इस्तेमाल हुए, 29 सूरतों में। और अगर हम अल्फाबेट्स में हमजा को कंसिडर करें तो हमजा को कंसिडर करके टोटल 29 ही हरूफ तहज्जी बनते हैं। तो इसका मतलब है वो बैलेंस भी आ गया कि अगर 29 हरूफ तहज्जी को पूरा माना है तो 29 सूरतों में फिर हरूफ मुकत्तआत इस्तेमाल हुए। व्हाट इज मुकत्तआत? मुकत्ता कहते हैं कता ताल्लुक किया हुआ या काटा हुआ, यानी वो हरूफ जिनको आप अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, वो हरूफ मुकत्तआत कहलाते हैं। एक बहुत खूबसूरत डिवीजन देखिए कि एक बड़ा एक क्या कहते हैं इसको, एक लॉजिकल पैटर्न से हरूफ मुकत्तआत आते हैं। एक हरफ मुकत्ता वाली सूरतें कुरान मजीद में 3 हैं, 2 हरूफ मुकत्ता वाली सूरतें 9 हैं, 3 हरूफ मुकत्ता वाली सूरतें 13 हैं, 4 हरूफ मुकत्ता वाली सूरतें 2 हैं, 5 हरूफ मुकत्ता वाली सूरतें 2 हैं, और ये टोटल 29 सूरतें बनती हैं। इसमें से कुछ सूरतों में हरूफ मुकत्तआत जो हैं दे बिकम इंडिपेंडेंट आया, बिल्कुल वो अलग आयत है। जैसे नून आयत खत्म होगी, वल कलमी आगे आ गया, यासीन आयत खत्म होगी। और कुछ में हरूफ मुकत्तआत के बाद आयत जो है या जुमला जो है वो जारी रहता है, या कोई और लफ्ज आ जाता है तब आयत जाके कंप्लीट होती है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो हरूफ मुकत्तआत होते हैं इसमें वो सूरतें जिसमें हरूफ मुकत्तआत अलिफ से शुरू होते हैं, यानी अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, इन सूरतों में आपको फौरन बाद कुरान मजीद का जिक्र वन और अदर वे नजर आएगा। यानी जैसे वो हरूफ मुकत्तआत वाली सूरतें जो कि अलिफ लाम से शुरू हुई, चाहे वो अलिफ लाम मीम है, अलिफ लाम रा है, वहां पे आपको अगेन कुरान मजीद के मुतालिक रिमाइंडर, कुरान मजीद की इंपॉर्टेंस, कुरान मजीद की फजीलत, हिकमत, वो आपको उन आयात में उसका जिक्र मिलेगा। इसी तरह जिन सूरतों में त्वा वाला हरूफ मुकत्ता आया, त्वा के बेसिकली मुफस्सिरीन कहते हैं कि त्वा की शक्ल जो है वो ऐसी होती है जैसे सांप केंचली मार के बैठा होता है तो वो त्वा की शक्ल बनाता है। तो उन सूरतों में जिनमें हरूफ मुकत्ता त्वा आया है उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, वन और अदर वे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मुतल्लिका जिक्र है। और आपको मालूम है कि कुरान मजीद में वाहिद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है जिसमें सांप और सांप से रिलेटेड जो किस्सा है वो बहुत तफसील के साथ बयान हुआ है। इसी तरह नून हरूफ मुकत्ता है, वो जिस सूरत में आया है, एक सूरत है नून वल कलम, सूरतुल कलम। नून की शक्ल अगर आप देखें तो जैसे हमारी इंक पॉट होती है, स्याही की दवात होती है, ये स्याही की दवा से मिलता जुलता है, और कलम और स्याही दवात का आपस का एक लिंक है। लेकिन इससे ज्यादा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरबी जुबान में नून जो है वो मछली को कहते हैं, और मछली लकब है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ज़न्नून कहा जाता है, मछली वाले। और सूरतुल कलम के अंदर हजरत आखिर में जाकर बाय एंड ऑफ द सूरा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की जा रही है, नसीहत की जा रही है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह नहीं हो जाना। वो किस कॉन्टेक्स्ट में है? क्योंकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक खास वक्त से पहले अल्लाह की परमिशन के बगैर छोड़ दिया था। जब कौम ने हजरत यूनुस की बात मानने से इनकार किया
और अजाब का फैसला हो गया, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से परमिशन नहीं मिली थी, बट ही लेफ्ट हिज नेशन एंड वहां से वो निकल पड़े थे। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात पसंद नहीं आई थी और उसके नतीजे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए थे। अगेन अलिफ लाम मीम से जो शुरू होने वाली सूरतें, इसके दो ग्रुप बनते हैं कुरान मजीद में। दो मक्की सूरतों के ग्रुप है, दो मद्दी सूरतों के ग्रुप हैं, सूरह बकरा और सूरह आल इमरान, और 4 मक्की सूरतों के ग्रुप है। यहाँ पे मक्की सूरत गलत टाइप हुआ है, दिस इज मदनी सूरत। और 4 मक्की सूरतों के ग्रुप हैं, सूरह अनकबूत, सूरह रूम, सूरह लुकमान और सूरह मरियम। ये 4, ये 2 ग्रुप्स हैं जो कि अलिफ लाम से शुरू होने वाली सूरतें हैं। और ये क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये एक तरतीब के साथ ये सूरतें हैं, ये बकरा और आल इमरान एक तरतीब से, फिर अनकबूत, रूम, लुकमान और मरियम जो है वो एक तरतीब से आ रही है। इसमें सूरह मरियम जो है ये 16वें पारे में आती है, बाकी अनकबूत, रूम और लुकमान एक तरतीब से आती है। ओके जी, एक और जो है तजवीद, ये हरूफ मुक़त्तात की बहस चल रही है। तजवीद में कुछ हरूफ होते हैं जिनको हम कहते हैं हरूफ महमूसा, महमूसा कहते हैं, और ये लफ्ज हमद से ये लफ्ज निकला है, महमूसा। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ जो कुरान मजीद की खूबसूरती है ना हरूफ को या अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके, वो मैं आपके सामने बयान करूं, ग्रामर के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। हरूफ महमूसा क्या होते हैं? तजवीद की जुबान में हम्स कहते हैं कि वो हरूफ जिसको जब हम अदा करते हैं तो मखरज में से ऐसे निकलते हैं कि हमारी सांस जारी रह सके लेकिन आवाज में पस्ती हो, ठीक है। ऐसी सिफात वाले हरूफ को हरूफ हम्स कहते हैं या हरूफ महमूसा कहते हैं। इनकी टोटल तादाद 10 है। और ये कौन से हरूफ होते हैं? अगर आप ये एक कैचवर्ड याद रखें, फहस शख्स सकत, तो ये फा हा सा हा शीन खा स्वाद सीन काफ था, ये है सारे हरूफ मामूस है। ये टोटल 10 है। इन 10 में से 5 हरूफ मुक़त्तियात इस्तेमाल में, 5 इस्तेमाल नहीं हुए। अच्छा, ये क्या है? तजवीद के लिहाज से जितने भी हरूफ की कैटेगरी बन सकती है उसमें से आधे लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं हरूफ मुक़त्तियात में और आधे नहीं हुए। हरूफ माजूरा वो लफ्ज जहर कहते हैं जाहिर को, टोटल 18 है, इसमें से 9 हरूफ मुक़त्तियात के तौर पर इस्तेमाल में, 9 इस्तेमाल नहीं हुए। हरूफ शदीदा, इसका कैचवर्ड अजित कतबता है, 8 हैं, 4 इस्तेमाल हुए, 4 नहीं हुए। रखवा है 20 है, इसमें से 10 इस्तेमाल हुए, 10 इस्तेमाल नहीं हुए। इसी तरह हरूफ मतबका है, 4 हैं, जिसमें से 2 इस्तेमाल हुए, 2 नहीं हुए। हरूफ कलकला है जिसको हम कुतब जद के नाम से जाते हैं, टोटल 5 हैं, 5 में से 2 इस्तेमाल हुए, 3 इस्तेमाल हुए। हरूफ लेन है, 2 हैं, वाव और या, इसमें से सिर्फ या इस्तेमाल हुआ है। हरूफ मनफता है 29 टोटल है, इसमें से 12 इस्तेमाल हुए। कहने का मकसद ये है कि हरूफ मुक़त्तिआत जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं वो एक खास तरतीब के साथ, एक खास इसके ऊपर मजीद काम करने की जरूरत है, इस पर मजीद रिसर्च करने की जरूरत है। ये चंद पॉइंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ तफासिर में पाए जाते हैं, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। और एक चीज है जो कि हमारे जहन में रहनी चाहिए कि हरूफ मुक़त्तिआत का रियल मतलब किसी को मालूम नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है, ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था। बाकी हरूफ मुक़त्तिआत का मतलब बाकी किसी को नहीं पता। दीज आर काइंड लाइक कोड वर्ड्स। लेकिन वो जिस तरतीब से कुरान मजीद में आए हैं, जिन सूरतों के शुरू में कुरान मजीद में आए हैं और फिर लगातार जिस पैटर्न से आए हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है और उससे कुछ कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं। मैं आपके साथ एक छोटा सा कंक्लूजन रखता हूँ। इमाम राजी के मुताबिक टोटल जो हरूफ मुक़त्तिआत हैं 29 को उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, 9 + 10 + 9। पहले एक ग्रुप में उन्होंने 9 रखे, दूसरे ग्रुप में 10 रखे, तीसरे ग्रुप में 9 रखे। और फिर उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि हर ग्रुप के अंदर कमजोर जो हरूफ है उनको छोड़ दिया गया, यानी कमजोर, अभी हमने पढ़ा कि नुक्तों वाले, बगैर नुक्तों वाले जो हैं वो बगैर नुक्तों वाले जो हैं वो ताकतवर होते हैं, नुक्तों के साथ कमजोर होते हैं। तो ये हरूफ मुक़त्तिआत का जो पूरा पैटर्न बनता है इन 3 ग्रुप्स के अंदर इस तरह बनता है कि कमजोर हरूफ और ताकतवर हरूफ का एक बैलेंस कायम रहता है, ताकि वो लफ्ज जो भी वो लफ्ज बना है हरूफ मुक़त्तिआत, वी डोंट नो उसकी एक्चुअल या रियलिटी के मुताबिक उसकी
तफसीर के अंदर हमें नहीं मालूम, लेकिन उसका एक बैलेंस कायम रहता है। ये इमाम राजी की उनकी तफसीर राजी के अंदर एक बहुत डिटेल डिस्कशन है इन हरूफ मुक़त्तिआत के ऊपर। 9 + 10 + 9, ये उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए हरूफ मुक़त्तिआत के, जो कि 29 सूरतों के अंदर इस्तेमाल हुए। ओके जी, ये बातचीत थी हरूफ के मुतालिक, अल्फाबेट्स के मुतालिक। तो अल्फाबेट्स हमारे पास आ गए, वो किसी भी जुबान की बेसिक होती है। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अरबी जुबान में हमने सीखी थी वो हरकत थी, जबर, जेर, पेश, तनवीन, ठीक है, जज़म होना, ये अगली चीज हमने सीखी थी। इस लिहाज से अगर हम हरूफ को तकसीम करें या उनकी कैटेगराइजेशन करें तो कुछ हरूफ मुतहर्रिक कहलाते हैं। मुतहर्रिक यानी जिनके ऊपर कोई हरकत होती है, चाहे फतह हो, अगर फतह होगी तो वो हर्फ मफ्तू कहलाएगा, कसरा होगा तो मकसूर कहलाएगा, जम्मा होगा तो मजमूम कहलाएगा। अगर उस हर्फ पे कोई हरकत ना हो तो वो मजजूम कहलाएगा या साकिन कहलाएगा। अब उसके अलावा हरूफ के ऊपर दो हरूफ जो है फ्यूज भी हो सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं, उसको हम शद्दा कहते हैं, तशदीद या मुशद्दद हर्फ कहते हैं। और मुनव्वन क्या होता है, यानी दो फतहा हो जाए, दो कसरा हो जाए, दो जम्मा हो जाए, फतहा तान, कसरा तान, मजमू तान, तनवीन हो जाए तो उसको हम मुनव्वन भी लफ्ज को कहते हैं। फिर हमने नेक्स्ट चीज जो सीखी थी कि जब ये हरूफ और हरकत आपस में मिलते हैं तो फिर हमारे लफ्ज बनते हैं। और लफ्ज बेसिकली क्या होता है, लफ्ज कोई भी चीज जो आपके मुंह से निकलती है उसको लफ्ज कहते हैं। हमारे मुंह से जो भी बातचीत निकली वो लफ्ज कहलाती है। लफ्ज की दो किस्में होती हैं, एक को हम बामानी कहते हैं और एक को बामानी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं चाय शाय ले आओ, तो चाय जो है ये मीनिंगफुल वर्ड है, तो ये अरबी जुबान में कलिमा कहलाता है। और शाय जो है वो मीनिंगलेस है, इसको मोहमिल कहते हैं। अरबी जुबान में कोई मोहमिल लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। ये अगेन ये अरबी जुबान की खूबसूरती है। जैसा इंग्लिश में बाज़ औक़ात कोई एक्सट्रीम लेवल का स्लैंग इस्तेमाल हो जाता है, ऐसी चीज जिसका बिल्कुल भी कोई वो सेंस नहीं बनती। अरबी जुबान में ऐसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती। अरबी जुबान में सिर्फ और सिर्फ बामानी लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। कलिमा, कलिमा क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अरबी जुबान के पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने सीखे थे, इस्म, फेल और हर्फ होते हैं। और फिर हमने इनकी डेफिनेशन सीखी थी। व्हाट इज इस्म? इस्म वो कलिमा होता है जो कि जिसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता, जिसका मतलब हमें समझ में आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ नाम, सिफात, ठीक है, चाहे वो, और हमने इसका शॉर्टकट सीखा था, वो नाम होता है, चाहे वो किसी शख्स का नाम है, जगह का नाम है, चीज का नाम है, किसी सिफत का नाम है, किसी काम का नाम है, वो तमाम का तमाम इस्म कहलाता है। फेल हमने सीखा था कि ये वो कलमा होता है जिसमें कोई जमाना पाया जाए, चाहे माजी पाया जाए, चाहे हाल पाया जाए, चाहे मुस्तकबिल पाया जाए। और हर्फ हमने सीखा था वो कलमा होता है जो ना इस्म होता है ना फेल होता है, बल्कि वो इस्मों को और फेल को आपस में जोड़ने के काम आता है, वो हम उसको हरूफ कहते हैं। और फिर हमारा जो पहला, हमने याद आपकी कीजिए कि पहले लेसन में हमने कहा था कि हम कुरान मजीद के अल्फाज को पहचानेंगे। और किसी को याद है हमने जो पहले लेसन में पढ़ा था कि कुरान मजीद को हम किन निशानियों के अल्फाज में इसम को हमने पहचाना शुरू किया था? इसम को हम किन निशानी की मदद से पहचान सकते थे? 4 निशानी हमने पढ़ी थी। एनीवन? अल तनवीन, अलिफ लाम तनवीन, लंबिता गोलता और वेरी लंबिता। वेरी वेल डन। अलिफ लाम तनवीन गोलता और बड़ी ता, ठीक है, ग्रेट। ओके, ये हमारा इनिशियल दिन थे जब हम बिल्कुल नए नए अरबी जुबान सीखनी शुरू की थी और हमने बिल्कुल लेमन अंदाज में सीखना शुरू किया। तो वहां पे हमने एक चीज नोट की थी कि जो अलिफ लाम और तनवीन होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। अगर किसी लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो आखिर में तनवीन नहीं आएगी, और आखिर में तनवीन हो तो शुरू में अलिफ लाम नहीं आ सकता। यानी अल किताबुन या अल कलमुन वुड बी अ रॉन्ग वर्ड, उसकी जगह पे अल किताबु या अल कलमु आएगा। ओके, अच्छा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए थे, हमने जेंडर पढ़ लिया था, हमने नंबर पढ़ लिया था, हमने वुसअत पढ़ ली थी, हमने इराब पढ़ लिया था। उसके बाद से हमारे पास अलामाते इस्म जो है वो बहुत ज्यादा इकट्ठी होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे
हमने पढ़ लिया था कि हरफे जर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसम से पहले आता है, तो अगर हरफे जर आ जाता है किसी लफ्ज के शुरू में तो वो भी इसम होगा। फिर हमने पढ़ लिया था कि मुजाफ मुजाफ इले जो है वो सिर्फ इसम के साथ खास होता है, मुरक्कब इजाफी, तो मुजाफ हो तो वो भी इसम होगा। तस्निया हो कोई लफ्ज यानी दो का फिगर शो कर रहा हो, सवाई या और ता, जो अल्फाज या और ता से शुरू होते हैं उसके सिवा अगर कहीं पे आने ऐने की साउंड होती है तो वो भी हमारा इसम होता है। अगर ऊना ईना की साउंड होती है, आतुन आतिन की साउंड होती है, सवाई या और ता, जो लफ्ज या और ता से शुरू होते हैं तो वो हमारे जमा होते हैं, वो भी इसम होते हैं। मौसूफ यानी जिसकी सिफा बयान की जा रही हो वो भी इसम होता है। ताय मुतहरिका तो पढ़ चुके हैं। दो तीन नई चीजें आपके सामने आ रही है, एक को हम कहते हैं मसनद इले, एक को हम कहते हैं मुसग्गर मुसग्गर, और एक को हम कहते हैं मंसूब। ये तीन चीजें जो नॉर्मल से हटके हैं। मसनद इले को हम जुमले की जब अक़साम पढ़ेंगे तो उसमें हम जाके तफसील से कंसिडर करेंगे। मंसूब बहुत सिंपल सा है। मंसूब क्या होता है, यानी जब हम कहते हैं बगदादियुन तो इसका मतलब है बगदाद का रहने वाला, यानी अब हम उसको क्या कर रहे हैं, अभी हम उसको निस्बत दे रहे हैं किसी जगह से, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना पाकिस्तानी, उर्दू में हम कहते हैं वो पाकिस्तानी है, वो हिंदुस्तानी है, वो अमेरिकन है, तो वो बेसिकली हम उसको निस्बत दे रहे होते हैं, मंसूब। मुसग्गर कहते हैं तस्गीर करने को, छोटा करने को। अरबी जुबान के अंदर कुछ अल्फाज की मदद से, कुछ एक्सप्रेशंस की मदद से छोटा कर दिया जाता है, तस्गीर दे दी जाती है। इसको हम इंशाल्लाह ताला जाके तफसील के साथ आगे जब हम इसम की मुख्तलिफ अक़साम पढ़ेंगे तो वहां पे जाके इसम मंसूब को, इसमें मुसग्गर को, इसमें तस्वीर को तफसील के साथ पढ़ेंगे, और मसनद इले को हम जुमले की अक़साम में तफसील के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अलामत फेल क्या होती है? जब हमने फेल पढ़ना शुरू किया था तो फेल में हमने फेले मुजारे से शुरू किया था, और वहां पे हमने कहा था कि फेले मुजारे या ता अलिफ नून से शुरू होता है, वो तो फेले मुजारे की निशानी आ गई थी। उसके बाद हमने फेले माजी का कहा था कि फेले माजी की कोई खास निशानी नहीं है, जो चीज हमें इसम साबित नहीं होगी और हर्फ साबित नहीं होगी तो हमारे पास उसको फेल कंसीडर करने के अलावा कोई चाराकार नहीं होता, यानी वी आर श्योर कि ये इसम नहीं है, हर्फ नहीं है, तो वो फेल ही होगा। अब भी कुछ निशानियां बेसिक ग्रामर के बाद हम कह सकते हैं कि कद जो है वो सिर्फ फेल से पहले आता है, सीन या सोफा फेल से पहले आता है, हरूफे जाजिमा हरूफे नासिबा फेल से पहले आते हैं, जो ज़मीर मुत्तसिल होती है वो फेल में आती है, आखिर में जो ताई साकिना होती है वो फेल में आती है, जो अमर होता है यानी हुक्म देना वो फेल में आता है, और जो नहीं होता है वो भी फेल में आता है। ये कुछ नई अलामात हैं जो कि फेल की हम बेसिक ग्रामर के दौरान इसको कवर कर चुके हैं। और इसके अलावा कोई भी फेल माजी की एक गर्दान आपको याद हो, फेले मुजारे की कोई एक गर्दान याद हो, जो हमने 7 सीगे याद किए थे, और फेले अमर के 2 सीगे, फेले नहीं के 2 सीगे याद हो, तो ये अगर आपको ये 7 7 14 जमा 2 जमा 2 18 सीगे आते हैं, और इन 18 सीगों के वजन पे कोई भी चीज आती है तो वो आपकी फेल ही होगी। और हरूफ में कोई निशानी नहीं पाई जाती, हरूफ में जो बस लफ्ज इसम आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, हर्फ आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, तो वो हम उसको हर्फ ही कहते हैं। ये उसका टेबल फॉर्म में अलामात जो हैं इसम फेल और हर्फ की अलामात, उसमें उसका टेबल फॉर्म में एक शॉर्टकट सा है, ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, देन पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हमें क्लियर हो गए, इसम की हमने निशानियां पढ़ ली कि इसम को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फेल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके बाद हमने इसम को बहुत डिटेल में पढ़ना शुरू किया था। और आज उसमें से हम पहली चीज जो जिन्स है, जेंडर है, इसको बहुत तफसील के साथ कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमने पढ़ा था कि किसी भी इसम को अगर हमने समझना है तो हमें 4 चीजों की जरूरत है। एक जेंडर जिन्स, अदर किसी चीज का मुज़क्कर या मुअन्नस होना, अदद नंबर वाहिद तस्निया जमा होना, वसत मारफा या नकिरा होना, और एराब रफा नसब और जर होना। ओके जी, मैस्कुलिन और फेमिनिन, ये आई थिंक ये हमारा सिंपलेस्ट लेक्चर था। ओके, एनीवन, मुज़क्कर और मोनस में एक की वर्ड था जो हमें मालूम होना चाहिए था कि कौन से अल्फाज को हम मुज़क्कर कहेंगे और कौन के अल्फाज को मोनस कहेंगे। एक वन लाइनर जो था वो क्या था इसका कैच?
तमाम अल्फाज जो होते हैं वो मुज़क्कर माने जाते हैं अनलेस कि उसमें हकीकी का अलामत ना जाहिर हो जाए, वेरी वेल साबित ना डन, हो जाए। वेरी वेल डन। तमाम अल्फाज अरबी जुबान में जो होंगे दोज वुड बी कंसिडर्ड एज मैस्कुलिन अनलेस प्रूवन फेमिनिन। जब तक मुअन्नस होना साबित ना हो जाए मुज़क्कर होंगे। इसकी दो वजूहात हैं। वजह नंबर एक ये है कि चूंकि हम ये स्पेसिफिकली कुरान मजीद के लिहाज से कर रहे हैं, कुरान मजीद में ज्यादातर मुज़क्कर इस्तेमाल हुए, मैस्कुलिन इस्तेमाल हुए। कुरान मजीद में फेमिनिन अल्फाज की तादाद थोड़ी है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि जो फेमिनिन है उसके रूल्स इस्टेब्लिश्ड हैं, थोड़े रूल्स हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं। मैस्कुलिन के कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। मैस्कुलिन भी वैसे हकीकी होता है, गैर हकीकी होता है, क्यासी होता है, समाई होता है। मैस्कुलिन भी की भी डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, लेकिन उसके कोई पैट रूल्स नहीं है कि आप उसको मैस्कुलिन को वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो उसमें आसान सूरत हमारी ये है कि हम मुअन्नस के रूल्स याद कर लें, जैसा कि हमने बेसिक ग्रामर में किए थे, और उन रूल्स को अगर हम अप्लाई करें तो हमें अदर देन वो अल्फाज जो उन रूल्स पे पूरा होते थे, उन तमाम के तमाम को मुज़क्कर कीजिए। तो ये जानना जरूरी है कि इसमें मुज़क्कर है या मुअन्नस। और मुज़क्कर और मुअन्नस तीनों की तीन तीन अक़साम हमने पढ़ी थी कि हकीकी होता है, क्यासी होता है और समाई होता है। ओके, यहाँ पे दो चीजें अपने साइड नोट्स पे नोट कर लीजिए। एनीवन, समाई से क्या मुराद है लेमैन अंदाज में? समाई हम पढ़ चुके हैं, ये समा से जो निकला हम है। सुनते हैं, जो जो सुन सुनते के आए हैं ना। सुनते हैं। वेरी वेल डन। जो बारे सुन में सुन के आपने जानी। जिसको मुज़क्कर या मुअन्नस कह दिया, सुनते सुनते, जैसे उर्दू जुबान में हम कहते हैं कुर्सी मुअन्नस है। अब इसके पीछे लॉजिक कोई नहीं, लेकिन चूंकि हमारे बड़े ये कहते आ रहे हैं तो हम भी इसको वी आर यूजिंग इट एज अ फेमिनिन। ओके, क्यासी किसको कहते हैं? क्यासी उर्दू में लफ्ज हम क्यास इस्तेमाल करते हैं। जिसमें कोई निशानी पाई जाए। हाँ, ओके, जिसको गुड। हम सोच के निशानी से पहचान। गैस ओके, कर गुड। जिसके अंदर कोई निशानी हो और उस निशानी की वजह से हम उसको कोई आइडेंटिफाई कर सकें, वी पुट इट इन ईदर ऑफ द कैटेगरी। हम उसको मैस्कुलिन की कैटेगरी में रख दें या फेमिनिन की कैटेगरी में रख दें। और हकीकी क्या होगा फिर? जिसका बायोलॉजिकल पेयर मौजूद हो। वेरी हो वेल डन। जिसका। जिसका बायोलॉजिकल ऑपोजिट मौजूद हो, मिसाल के तौर पे माँ बाप, बहन भाई, बकरा बकरी, अब बायोलॉजिकल ओपोनेंट मौजूद है, ऑपोजिट मौजूद है, तो वो हमारा हकीकी कहलाएगा। हमने रूल पढ़ा था कि दुनिया में हकीकी जिन्स यानी हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस के मुतालिक दुनिया की किसी जुबान में इख्तिलाफ होते हैं। मदर वुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज फेमिनिन, चाहे वो उर्दू में अम्मी हो, अरबी में उम्मू हो, इंग्लिश में मदर हो, वो फेमिनिन ही कंसिडर होगी। लेकिन जो गैर हकीकी या नॉन लिविंग होता है उसमें दुनिया की तमाम जुबानों में इख्तिलाफ पाया जाता है। मिसाल के तो मैंने आपको मिसाल दे दी, पंखा उर्दू में मुज़क्कर होता है, अरबी में मुअन्नस होता है, ठीक है। तो ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, गैर हकीकी जिन्स होती है, इसमें तमाम जुबानों में इख्तलाफ पाया जाता है। हमने मुअन्नस सीखना है तो मुअन्नस को फिर अगर हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में तकसीम करें, बेसिक ग्रामर में हमने किया था इसको लिविंग और नॉन लिविंग में, हकीकी और गैर हकीकी में। और फिर हमने कहा था कि हकीकी मुअन्नस होता है जिसका बायोलॉजिकल अपोजिट होता है, और गैर हकीकी होता है जिसके हमने दो बड़ी कैटेगरीज बनाई थी। एक को हमने कहा था क्यासी या अलामती, और दूसरे को हमने कहा था समाई। और फिर उसमें हमने मजीद कहा था, ओके पहले हम ये देख लेते हैं कि मुज़क्कर मुअन्नस हकीकी क्या होता है। वो जिसमें जोड़े या नर और मादा का तस्वुर मौजूद हो, वही बायोलॉजिकल अपोनेंट मौजूद हो। उम्मुन, उख्तुन, बकरातुन, जामूसुन, ये हमारा हकीकी हो गया। क्यासी क्या होगा? क्यासी है जिसमें हमारे पास कोई निशानी मौजूद हो, कोई अलामत मौजूद हो, जिसकी वजह से हम या जिसकी मदद से हम उसको मुअन्नस कह सकें या उसकी हम जेंडर को स्पेसिफाई कर सकें। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये मुख्तलिफ मिसालें आपके सामने, जिदारुन, किताबुन, कलमुन, सिरातुन, मस्जिदुन, बैतुन, कुर्सियुन। अब मुझे बताइए इसके अंदर कोई अलामत है मुअन्नस होने की? तन्वीन नहीं। मुअन्नस होने की या इसम होने की? मुअन्नस होने की। नहीं, मुअन्नस होने की तो ओके, कोई नहीं है। अगर मुअन्नस होने नहीं की है, कोई इलामत मौजूद नहीं है तो भी वो टेक इट कि ये मुज़क्कर है। मुज़क्कर देखोगे है जी। क्यों क्यों हमने पढ़ा था, हमने बेसिक ग्रामर में हमने पढ़ा था कि हम अच्छा ये आप डिस्कनेक्ट हो जाए तो अपने दोबारा ज्वाइन कर लेंगे।
हमने बेसिक ग्रामर में पढ़ा था कि हमारे पास मोन्नस की 3 निशानियां थी। ओके, एनीवन वो 3 निशानियां कौन सी, किसी को याद है 3 निशानियां मोन्नस को आइडेंटिफाई करने की? लंबी ता, गोलता, अलिफ मकसूरा, गोलता, अलिफ ममदूदा। और अलफ मकसूरा। मकसूरा और अलफ ममदूदा। गुड, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, गोल ता जिसको ताए मरबूता भी कहते थे, और लंबी ता भी मोनस की निशानी थी। ये हमारे पास 81 अलामती मोनस की निशानी थी। और इसके अलावा कुछ अल्फाज हमने पढ़े थे जिसको हमने समाई मोनस का नाम दिया था कि अगर इन कैटेगरीज में कोई लफ्ज नहीं आएगा तो हम उसको मुज़क्कर कहेंगे। ये जो लंबी ता की बात हो रही है वो तब होगा अगर उससे पहले अलिफ आए। ओके, और वो अभी हम किस एक सूरत में, बैत लंबी पढ़ ता चुके हैं। किस सूरत में आता था एनीवन? वो तो जमा मुज़क्कर की सूरत जमा में है आता ना, जमा ता जमा गोल मुअन्नस सालिम की सूरत में जमा आता है। था। जमा जमा मुअन्नस, सालिम, जमा मुअन्नस सालिम की सूरत में आता था। और उससे पहले अलिफ आता था। अभी हमने एक पिछले जो स्लाइड है उसमें एक लफ्ज बैत पढ़ रहे हैं, उसमें भी लंबी ता है लेकिन उससे पहले अलिफ नहीं है। ओके, गुड गुड ऑब्जर्वेशन। ये क्योंकि वो जमा मुअन्नस सालिम की बात हो रही है जहाँ पे आतुन आतिन की साउंड आती है, वो हमारा मुअन्नस होता है। क्यों, वो क्यों मुअन्नस है? क्योंकि वो जमा की मुअन्नस की जमा इस वजह से आती है। वो जब हम इंशाल्लाह ताला नंबर के ऊपर जाएंगे तो वहां पे जाके इसको हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन दिस इज गुड ऑब्जर्वेशन। लंबी ता को यू वुड नॉट कंसीडर एज लंबी ता एज ए इंडिपेंडेंट अलामत के लंबी ता जो है वो ये मुअन्नस की अलामत है, बल्कि वो लंबी ता जो कि हमारी जमा मुअन्नस सालिम के अंदर आती है, जिसके लिए आसान तरीका ये है कि उससे पहले एक अलिफ आती है, या अगर मजीद आसान याद करना है तो आतुन या आतिन की जिसके अंदर साउंड आती है वो आपका मुअन्नस होगा। ओके जी, मुअन्नस से 81, इन तमाम में आपको एक निशानी नजर आ रही है, वो निशानी क्या है? गोलता। गुड, गोल ताए था। मरबूता। गोल था को हम ताए ताए मरबूता मरबूता। कहते थे, बेसिक कोर्स में हम इसको ताए मरबूता कहते थे। और फिर कुछ हमने समाई पढ़े थे, मुजक्कर समाई, जिसमें गोलता नहीं होती, इसके बावजूद कुछ ऐसे होते हैं जो कि मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। ऐसे मुअन्नस को मुअन्नस समाई क्यों कहते हैं? क्योंकि अहले जुबान या अरब उनको मुअन्नस इस्तेमाल करते थे, तो हमने भी उनको मुअन्नस इस्तेमाल किया। और उसमें फिर हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स पढ़े थे। कुछ अल्फाज की मैंने आपको कैटेगरीज एक कहानी की सूरत में दिए थे। ये वो अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में एज अ मुअन्नस इस्तेमाल हुए हैं। इसके अंदर आपको ये खिलाफे क्यास मुअन्नस इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरीके से फिर हमने जिस्म के कुछ आज़ा पढ़े थे जो कि जुफ्त होते हैं, तादाद में 2 होते हैं, ये भी मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। फिर हमने पढ़े थे कि शहरों और मुल्कों के जो नाम होते हैं ये भी मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। फिर हमने पढ़े थे अच्छा, ये एक एक्सेप्शन थी कि गोलता, कुछ अल्फाज के आखिर में गोलता आता है, लेकिन वो गोलता जो है वो जैसे हमजा में भी गोलता आता